नमस्कार बच्चों, मैं भावना रावल आप लोगों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज कक्षा छठी के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम उपसर्ग, अशुद्धि संशोधन और विराम चिन्ह पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उपसर्ग। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। पिछली कक्षाओं में भी हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा तो है। उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे जुड़ता है। अब देखिए इसकी परिभाषा। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब उपसर्ग जो है वो शब्दों के आगे जुड़ते हैं और उसके बाद क्या होता है, पूरे शब्द में परिवर्तन आ जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो वो होता है उपसर्ग, जिसे हम एक उदाहरण द्वारा भी समझेंगे। जैसे जीव। जीव का अर्थ होता है प्राणी या आत्मा। अब उसके आगे यदि हमने निर उपसर्ग लगाया, निर का अर्थ होता है बिना या निषेध। तो देखिए अब वह शब्द बन गया निर्जीव। तो जहाँ जीव का अर्थ होता है प्राणी और निर जब उपसर्ग लगा दिया तो वो क्या हो गया, प्राण रहित, मतलब वो बिल्कुल उल्टा हो गया। उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल बदल गया उपसर्ग लगाने से। तो निर उपसर्ग लगने पर, ये जीव शब्द में निर उपसर्ग लगने पर यहाँ निर्जीव बन गया। निर्जीव का अर्थ होता है प्राण रहित, प्राण सहित नहीं, प्राण रहित, मतलब जिसमें प्राण नहीं है। अब उसी तरीके से निर उपसर्ग लगाकर निर्बल, निर्दोष आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये उपसर्ग। अब उपसर्ग के भेद। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग ये वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। अब ये संस्कृत के हैं बच्चों, और हिंदी में ज्यों के त्यों मतलब वैसे ऐसे के वैसे ही ये प्रयोग में लाए जाते हैं। अब वो उपसर्ग कहलाते हैं अनु, अति, उत। अब अनु धन चर, अनु जो है उपसर्ग लगाकर हमने एक शब्द बनाया अनुचर। उसी प्रकार अति उपसर्ग लगाकर एक शब्द बनाया अति धनशय, अतिशय। इसी प्रकार उत उपसर्ग लगाकर साह में उत्साह शब्द बनाया। तो ये जो अनु, अति और उत हैं ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसका पहला भेद है संस्कृत के उपसर्ग में हमने देखा। अब दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। ये वे शब्दांश होते हैं जो मूलतः संस्कृत के होते हैं। अब ये भी मूलतः संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। वे संस्कृत के थे, संस्कृत में और हिंदी में वो ज्यों के त्यों आ गए थे। अब ये हैं तो संस्कृत के, पर ये क्या हो गए, हिंदी में रूप परिवर्तन, उनका जो रूप है वो परिवर्तित हो गया और ये उसमें प्रयोग में लाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हिंदी के उपसर्ग कहा जाता है। हिंदी के उपसर्ग का उदाहरण हम देखते हैं। जैसे अध। अध का अर्थ होता है आधा। अब अध से हमने अध पका, अध खिला, अध मरा, अध जला, ये नए नए शब्द हम अध उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं। उसी तरीके से अन उपसर्ग लगाकर, अन का अर्थ होता है रहित या अभाव, जिसे अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनमोल और अनबन और अनकही। इसी तरीके से नि उपसर्ग लगाकर, नि का अर्थ होता है रहित, तो नि उपसर्ग लगाकर हम शब्द बना सकते हैं निकम्मा, निडर, निस्वार्थ। और भर उपसर्ग लगाकर, भर का अर्थ होता है पूरा, तो भर उपसर्ग लगाकर भरपेट, भरपूर, भरमार और भरसक। मतलब ये हिंदी के उपसर्ग हैं और ये संस्कृत से आए हैं, पर ये हिंदी में इनका रूप परिवर्तन हो गया है। उसी तरीके से अगला है उर्दू के उपसर्ग। ये वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू या फारसी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब ये उर्दू के उपसर्ग हैं, उर्दू भाषा में ये कई बार दिखाई देते हैं।
तो उर्दू के उपसर्ग देखिए, कम, खुश और बद। कम उपसर्ग लगाकर इस उम्र शब्द में कम उम्र, खुश उपसर्ग लगाकर बू में खुशबू, और बद उपसर्ग सूरत शब्द में लगाकर बदसूरत हमने एक शब्द बनाया। तो ये उर्दू के उपसर्ग हैं, कम, खुश और बद। तो उसके अलावा जो चौथा है हमारा, वो है संस्कृत अव्यय, मतलब उपसर्ग के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ये संस्कृत के अव्यय होते हैं और जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग में आते हैं, प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे सत, चिर, पुनर। सत, चिर और पुनर। अब सत उपसर्ग लगाकर हम एक शब्द बनाएंगे, सत धन जन, सज्जन, चिर धन जीवी, चिरंजीवी, पुनर्धन जन्म, पुनर्जन्म। तो ये संस्कृत के अव्यय हैं और जो कि उपसर्ग के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। तो बच्चों, हमने अभी उपसर्ग देखे, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग देखे हमने, उर्दू के उपसर्ग देखे और संस्कृत अव्यय जो कि उपसर्ग के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, मतलब अशुद्धि संशोधन। बच्चों, लिखते समय, बोलते समय कई सारी अशुद्धियां हमसे हो जाती हैं। कई बार बच्चे कहते हैं हमने तो बहुत अच्छा लिखा था और मार्क्स में अंक जो है हमारे पूरे नहीं आए। तो हमें लगता है तो है कि हमने पूरा अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है, पर क्या होता है उसमें कभी तो मात्राओं की गलतियां होती हैं, कभी संज्ञा संबंधी, कभी कारक संबंधी, कभी लिंग संबंधी, कभी वचन संबंधी, कई सारी अशुद्धियां हो जाती हैं और हमें ये लगता है कि हमने बिल्कुल सही लिखा। तो आज हम जानते हैं कि वो गलतियां जो है वो किस तरीके की हो जाती हैं। हिंदी भाषा में व्याकरण संबंधी नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब हिंदी भाषा में व्याकरण के नियम बहुत आवश्यक हैं, उसी से ही हम शुद्ध भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं व्याकरण के नियम से। विद्यार्थी प्रायः लिंग, वचन, कारक तथा वर्तनी संबंधी अनेक गलतियां करते हैं, जिससे वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, मतलब अशुद्धियां आ जाती है उसमें गलतियों से। वाक्य रचना में शब्दों को एक विशिष्ट क्रम में रखा जाता है। अब जब भी हम वाक्य की संरचना करते हैं, मतलब कोई भी वाक्य निर्माण करते हैं, वाक्य बनाते हैं, जब उसका एक नियम होता है उस संरचना का। देखिए वो क्या होता है, सबसे पहले हम कर्ता का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। तो वाक्य में हिंदी में वाक्य की संरचना इस प्रकार होती है, कर्ता, कर्म, क्रिया। अर्थात वाक्य में सबसे पहले तो कर्ता होगा, फिर कर्म होगा और अंत में क्रिया होगी। जैसे मैं पत्र पढ़ता हूँ। उपयुक्त वाक्य में मैं कर्ता है, पत्र कर्म है और पढ़ता हूँ क्रिया है। तो इसी तरीके से कर्ता, कर्म और क्रिया, ये वाक्य संरचना का नियम है। ये वाक्य संरचना इसी के आधार पर होती है। अब देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पदों की उपसर्ग तथा प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ। अब देखिए, जब भी हम वाक्य निर्माण करते हैं, मान लीजिए कोई भी उत्तर या अनुच्छेद लिख रहे हैं, वाक्य लिख रहे हैं, तो उसमें कई तरह की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो वो अशुद्धियाँ किस प्रकार की होती है, आइए जानते हैं। अशुद्ध वाक्य है, लड़का ने कविता सुनाई। अब उसी का शुद्ध है, लड़के ने कविता सुनाई। लड़का ने कविता ने सुनाई नहीं आएगा, लड़के ने कविता सुनाई। उसी प्रकार लड़कियों इधर आओ। तो अब देखिए, लड़कियां इधर आओ, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा लड़कियों इधर आओ। लड़कियां नहीं होगा, यहाँ लड़कियां के स्थान पर लड़कियों होगा। उसका प्राण निकल गया। अब ये जो प्राण शब्द है उसके साथ उसके लगता है, उसके प्राण निकल गए। माताजी खाना खा रहे थे, माताजी खाना खा रही थी। मेरे को खाना है, मुझे खाना है। अब
ये मेरे को खाना है, इस शब्द को हम बोलचाल की भाषा में ऐसे वाक्य बोलते हैं, और जैसे ही हम बोलते हैं वैसा हम लिख भी देते हैं, पर वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होता है, गलत होता है, इसलिए गलती हो जाती है, अशुद्धि हो जाती है और नंबर भी फिर कटते हैं। उसी तरीके से विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ कैसे होती है। एक अंगूर की पेटी ला दीजिए, अंगूर की एक पेटी ला दीजिए। एक अंगूर की पेटी नहीं होती है, अंगूर की एक पेटी होती है। तो यहाँ पर ये जो एक शब्द है ये गलत स्थान पर लगा हुआ था। उसी तरीके से तुम वहीं पे बैठो, तुम वहाँ पर बैठो। उसके पास मात्र सिर्फ 10 रुपया है। अब मात्र और सिर्फ ये दो शब्द एक साथ नहीं लगते, तो यहाँ पर आएगा उसके पास मात्र 10 रुपये हैं। आप उनसे बात मत करिए, आप उनसे बात मत कीजिए। शुद्ध भाषा जो है वो कीजिए। उसके बाद उसने मेरा काम नहीं करा, तो यहाँ करा के स्थान पर किया, उसने मेरा काम नहीं किया। हम बोलने में तो ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, पर फिर लिखने में हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। तो ऐसी अशुद्धियाँ हमसे हो जाती हैं लिखते समय। उसके बाद है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध, हम उनका दर्शन करेंगे, हम उनके दर्शन करेंगे। यहाँ उनका की जगह उनके आएगा। बीमार व्यक्ति का प्राण निकाल गया। अब बीमार व्यक्ति के प्राण निकल गए। यहाँ देखिए, प्राण निकल गए या प्राण निकल गया, गया नहीं आएगा, यहाँ गए आएगा। वहाँ अनेकों लोग थे, अनेकों के स्थान पर यहाँ आएगा वहाँ अनेक लोग थे। अब लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य है, उसका कोई पुत्र नहीं है, उसके कोई पुत्र नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। अब वीर और महिला, वीर जो है वो पुरुषों के साथ होता है, प्रयोग में लाया जाता है। स्त्रीलिंग महिला जो शब्द है उसके साथ वीरांगना आता है, तो रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। हमारी अध्यापिका विद्वान है, सेम वही बात है। यहाँ अध्यापिका है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो विद्वान नहीं आएगा, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। यहाँ आएगा विदुषी, तो हमारी अध्यापिका विदुषी हैं। तो इस तरीके से हमने देखा बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। अब हम इन चीज़ों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपकी वाक्य में वाक्य संरचना करते हुए गलतियाँ नहीं होगी, अशुद्धियाँ नहीं होंगी। अब आगे है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जिसका पढ़ते और लिखते समय कई बार आपने उसको देखा होगा। जब आप पाठ पढ़ते हैं तब भी कई सारे विराम चिन्ह देखते हैं, और जब आप अपना उत्तर लिखते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं, तब भी आप कई सारे विराम चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना, विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं, और यह रुकना ही विराम कहलाता है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए हम एकदम बोलते नहीं चले जाते हैं, हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो उन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, उनको ही, उस रुकने को ही हम क्या कहते हैं, विराम। विराम मतलब रुकना। और इस विराम को प्रकट करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम जब रुकेंगे तो कोई ना कोई चिन्ह तो लगाएंगे, और उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो आइए जानते हैं वो चिन्ह कौन कौन से होते हैं। अल्प विराम, ये देखिए अल्प विराम, जिसका प्रयोग तो आप बहुत बार करते हैं, बचपन से ही आप करते आ रहे हैं। ये अल्प विराम, छोटा सा, ये कॉमा जिसको आप बोलते हैं। पढ़ते और बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब ये छोटा सा ये जो अल्प विराम है, इसको पढ़ते और बोलते समय थोड़ी सी देर रुकना है, बहुत देर नहीं रुकना है। तो थोड़ी सी देर रुकने के लिए अल्प विराम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, सीता, गीता और लक्ष्मी। तो देखिए, सीता के बाद थोड़ी सी देर रुके, और यहाँ पर ये अल्प विराम मतलब ये कॉमा लगाया,
उसके बाद गीता और लक्ष्मी। तो थोड़ी सी देर रुकने के बाद रुकने के लिए हम इस अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यह सुंदर स्थल, अब उस स्थल के बारे में बताना है तो यहाँ पर अल्प विराम लगाया। जो आप देख रहे हैं बापू की समाधि है। हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख, आना जाना, तो ये जो शब्द मैं बोल रही हूँ इसको क्या करेंगे हम, इसके बीच में अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है अर्धविराम। अर्धविराम ये छोटा सा एक बिंदु और नीचे फिर यही अल्प विराम की तरह एक छोटा सा एक कॉमा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये चिन्ह इस तरीके का लगाया जाता है। आपने पाठ में कई बार देखा होगा इसको पढ़ते समय। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर रुकना हो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब अल्प विराम में तो हम बहुत थोड़ी सी देर रुके, अब अर्ध विराम में अल्प विराम की अपेक्षा हमें ज़्यादा देर रुकना है तो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर। जैसे सूर्योदय हो गया, अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। अब उसमें सूर्योदय हो गया यहाँ पर हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद हम उसी के बारे में आगे बोल रहे हैं तो यहाँ थोड़ी देर रुकना है और फिर अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। इस तरीके से हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर तीसरा है पूर्ण विराम। ये तो आप हमेशा प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम एक खड़ी लाइन, स्टैंडिंग लाइन जो दिखाई दे रही है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है जहाँ वाक्य पूर्ण होता है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा हो गया। तो जब वाक्य आपका बिल्कुल पूरा हो जाता है वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब आपका वाक्य जो है वो पूरा हो गया, आपको आगे नहीं कुछ कहना है। आपने जो अपनी बात है, अपने भावों को अभिव्यक्त कर दिया है, आपने जो बात कहनी थी वो कह दी है, तो क्या हो गया, आपका वाक्य पूरा हो गया। तो फिर आप इस तरीके का ये चिन्ह लगाएंगे, इसको बोलेंगे पूर्ण विराम। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, उसके बाद ये पूर्ण विराम लगा दिया, मतलब आपकी बात खत्म हो गई। उसके बाद वह फूल तोड़ता है, फिर आपकी बात यहाँ पर पूरी हो गई, इसलिए आपने ये पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया। तो इस तरीके से आपने कई बार इस चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया होगा। उसके बाद चौथा हमारा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये देखिए एक स्टैंडिंग लाइन है और फिर नीचे एक छोटा सा बिंदु, एक छोटी खड़ी लाइन दिखाई दे रही है और एक ये बिंदु। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्दों के बाद अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यांश या वाक्य के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए विस्मय मतलब आश्चर्य। जब हमें आश्चर्य का भाव बताना है बोलकर या लिखकर तो हम क्या करेंगे, ये विस्मय मतलब आश्चर्य। हर्ष, हर्ष मतलब खुश, बहुत खुश हो रहे हैं। शोक मतलब दुख बता रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। और घृणा, घृणा हो रही है किसी चीज़ से। तो इन सभी भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय वह बेचारा मारा गया, तो देखिए हाय, हाय के बाद ये हमने विराम चिन्ह ये लगा दिया, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया। ठीक है। वाह बहुत अच्छा मौसम है, हम ऐसा प्रयोग करते हैं तो वाह के बाद लगाते हैं। वाह के बाद जो लगाए वो क्या होगा, विस्मयादिबोधक। वह तो अत्यंत सुशील था, बड़ा अफसोस है। देखिए वह तो अत्यंत सुशील था, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो था लगाया है, मतलब वो अब नहीं। तो बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस हुआ, तो यहाँ पर भी लगाया है। ठीक है, शोक व्यक्त किया है। तो इस तरीके का विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह ये इस तरीके का चिन्ह होता है। क्वेश्चन पेपर में जब भी आप परीक्षा देते हैं तब तो यही चिन्ह दिखाई देता है आपको। और जब आप कॉपी में प्रश्न उत्तर लिखते हैं, जब प्रश्न लिखते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये चिन्ह भी आप अक्सर प्रयोग में लाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब किसी से प्रश्न पूछने के लिए हमें जब हम वाक्य लिखेंगे उसके बाद इस चिन्ह को लगाएंगे। जैसे किधर चले, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। इस तरीके के जो भी वाक्य होंगे फिर उसके बाद हम ये चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक कोष्ठक, ये देखिए ब्रैकेट कहते हैं इसको, कोष्ठक। इसका प्रयोग पद शब्द का अर्थ प्रकट करने हेतु क्रमबोध और नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब देखिए कई बार आपने देखा होगा वाक्य में कोई कठिन शब्द आ जाता है तो उसको सरल, उसका अर्थ लिखने के लिए हम इन कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। मतलब उसका अर्थ जो है वो हम कोष्ठक में लिख देते हैं। जैसे निरंतर, अब निरंतर शब्द का अर्थ यहाँ हमने कोष्ठक में लिख दिया लगातार। व्यायाम करते रहने से देह, देह का अर्थ हमने यहाँ लिख दिया शरीर, स्वस्थ रहता है। तो इस तरीके से उसको और अधिक सरल बनाने के लिए उस शब्द को का अर्थ जो है हम कोष्ठक में लिखते हैं तो वो और ज़्यादा सरल हो जाता है। तो इस तरीके से हम कोष्ठक का भी खूब प्रयोग करते हैं, कई बार प्रयोग किया है हमने कोष्ठक का। निर्देशक चिन्ह, ये इस तरीके की जो लाइन है इसका प्रयोग भी आपने कई बार देखा होगा और किया होगा। निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे वाक्यों, वाक्यांशों, पदों के मध्य विचार अथवा भावों को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु किया जाता है। उदाहरण अथवा जैसे के बाद, उद्धरण के अंत में, लेखक के नाम के पूर्व और कथोपकथन में नाम के आगे भी किया जाता है। अब इस चिन्ह का प्रयोग देखिएगा आप, इस चिन्ह का प्रयोग जो है, जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, किसी का भी डायलॉग है, एकांकी, आपने नाटक देखा होगा, नाटक आपके पाठ में, उस पाठ में देखिएगा किसी का भी डायलॉग या किसी का भी कथन आया, उसके बाद एक छोटी सी ऐसी लाइन आती है, तो मतलब ये है कि वो बोल रहा है, उसका अब डायलॉग आएगा, उसका संवाद आएगा। तो ये वाला चिन्ह का प्रयोग, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए समस्त जीव जंतु, ये जीव जंतु के बीच में घोड़ा, ऊंट, इसके बाद तो ये अल्प विराम लगाया हमने, घोड़ा, ऊंट, बैल, कोयल, चिड़िया सभी व्याकुल थे। समस्त जीव, समस्त जीव मतलब समस्त जीव जंतु। अब समस्त जीव जंतु के बाद इसको बताया गया कि कौन कौन से जीव जंतु व्याकुल थे, तो घोड़ा, ऊंट, बैल, कोयल, चिड़िया सभी व्याकुल थे। तो इसके बीच में क्या लगा दिया, निर्देशक चिन्ह। तुम सो रहे हो, अच्छा सो, अब तुम सो रहे हो, अच्छा सो। द्वारपाल, अब द्वारपाल जो द्वार पर खड़ा रहता है रक्षा करने के लिए, तो द्वारपाल। अब देखिए द्वारपाल का जो कथन आएगा, द्वारपाल का जो संवाद आएगा, उसके लिए उसके संवाद से पहले जो है द्वारपाल के बाद इस तरीके का निर्देशक चिन्ह लगा देंगे और फिर उसका संवाद आएगा। भगवान, एक दुबला पतला ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, वो द्वार पर बोल रहा है, तो इसलिए निर्देशक चिन्ह लगा दिया गया है। उसके बाद उद्धरण चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह, ये यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये उद्धरण चिन्ह है। जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है, तब वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्प विराम या अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या लगता है। अब देखिए जिसके भी कथन को, जैसे कोई कितने महापुरुष हुए हैं, उनके कितने कथन हैं, उनको यदि हम बोलते हैं या लिखते हैं ज्यों का त्यों, वैसा का वैसा ही, तो जब उसको हम लिखेंगे तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी ने कहा, उसके बाद अल्प विराम और ऊपर लिखा तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो ये क्या हुआ, नेताजी का कथन हुआ, नेताजी का कहना, तो फिर ये उनका नारा, तो वो ज्यों का त्यों हमने लिख दिया, इसलिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। रामचरितमानस तुलसी का अमर काव्य ग्रंथ है, तो ये भी, ये देखिए, ये यहाँ पर रामचरितमानस के बाद पूरा वाक्य जो है वो ये यहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो हमने ये यहाँ पर लगाया है एक विशेष वाक्य के कारण। तो इस तरीके से उद्धरण चिन्ह जो है वो प्रयोग में लाया जाता है।
विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह। ये चिन्ह जब आपको किसी का भी विवरण या एक्सप्लेन करना हो, विवरण देना हो, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा का भेद बताना है, क्रिया कितने प्रकार की है ये बताना है, तो हम इसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग मतलब विवरण चिन्ह का या आदेश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं, तो फिर इस चिन्ह का प्रयोग किया, ये रहा आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह। और फिर उसके बाद सर्वनाम के सारे भेद बता दिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये सारे भेद बता दिए। उससे पहले हम यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, ये निर्देशक चिन्ह की ही तरह है पर थोड़ा सा बड़ा है। ये योजक चिन्ह है। समस्त किए हुए शब्दों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह योजक चिन्ह कहलाता है। देखिए, जैसे एक ही जैसे शब्द समान, ऐसा नहीं है कि एक प्रमुख है एक उससे कम है तुलनात्मक रूप से, ऐसा नहीं है। एक समान जैसे शब्द हैं, जैसे माता पिता, दाल भात, सुख दुख, पाप पुण्य, आना जाना, ऊपर नीचे, इधर उधर, समान शब्द, एक ही जैसे शब्द, तो उनके बीच में जो है योजक चिन्ह लगता है। ये देखिए, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इन्हीं के बीच में अल्प विराम लगा है, कॉमा लगा है, और यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है। तो देखिए यहाँ कितने सारे चिन्हों का प्रयोग हो गया। फिर लाघव चिन्ह, ये लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह मतलब ये छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है। किसी बड़े शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य या छोटा सा बिंदु लगा दिया जाता है। ये तो बच्चे कई बार इसका प्रयोग करते हैं। कोई भी बहुत बड़ा सा शब्द है, जैसे अनुपस्थित है मान लीजिए, तो अनु के बाद छोटा सा बिंदु लगा देते हैं और संक्षेप में लिखते हैं और बिंदु लगा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा जैसे पंडित तो प ऐसे लिख दिया, डॉक्टर तो डा ऐसे करके लिख देते हैं, प्रोफेसर तो प्रो ऐसे करके, कृपऊ, इस तरीके से संक्षेप में। कोई भी बड़ा शब्द है तो संक्षेप में लिखते हैं और फिर बिंदु छोटा सा लगा देते हैं, तो वो हो जाता है लाघव चिन्ह। उसको हम बोलते हैं लाघव चिन्ह, संक्षेप में लिखने के लिए। अब अंतिम है हंस पद या त्रुटिपूरक। ये जो चिन्ह दिखाई देता है इसको बोलते हैं हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। इसका प्रयोग भी आप लिखते समय बहुत बार करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में किसी शब्द या शब्दांश के छूट जाने पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई उत्तर लिख रहे हैं या अनुच्छेद लिख रहे हैं या जो संवाद या कुछ भी लिख रहे हैं, तो मान लीजिए आप जब रीचेक करते हैं, आप एक बार वापस पढ़ते हैं, तब कोई शब्द ऐसा होता है जो छूट जाता है, या लिखते लिखते ही कई बार ऐसा होता है कि छूट जाता है कुछ, तो फिर छूट जाता है तब आप इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं और फिर लिखते हैं। देखिए उदाहरण के द्वारा यहाँ बताया है, हमारा देश सन में स्वतंत्र हुआ। अब देखिए सन के बाद 1947 नहीं लिखा, तो फिर इस चिन्ह को लगाया, हंस पद चिन्ह को, और 1947 ऊपर ये लिख दिया गया है। उसी प्रकार हमें दूसरों घृणा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ से नहीं लिखा है तो हमें दूसरों, और फिर ये चिन्ह हंस पद लगाया और से ये ऊपर लगाया है, और उसके बाद घृणा नहीं करनी चाहिए, ये घृणा नहीं करनी चाहिए लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये त्रुटिपूरक चिन्ह या हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब लिखते लिखते कोई शब्द छूट जाए तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज उपसर्ग, अशुद्धि संशोधन और विराम चिन्ह के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको यह बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।